नमस्कार साथियों दान पत्र रजिस्ट्री और वसीयत में अंतर क्या और सबसे जरूरी चीज कि कब किस जगह पे आपको कौन सा करवाना चाहिए और कब कौन सा कैंसिल हो सकता है, कौन सा सबसे मजबूत रहेगा। अब ये जरूरी कब है? मान लीजिए आप कोई भी फैमिली मेंबर से दान पत्र या रजिस्ट्री या वसीयत कराने की सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा? रजिस्ट्री भी बेस्ट नहीं रहेगी, कुछ कंडीशनों में रजिस्ट्री भी बेस्ट नहीं होती है, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए आपने करवा लिया है दान पत्र या रजिस्ट्री वसीयत, तो कब आपको नुकसान या दिक्कत हो सकती है, तो अभी भी वक्त है, अभी भी आप बदल सकते हैं। तो समझें कि दान पत्र रजिस्ट्री वसीयत में क्या अंतर है और आपको कब किस कंडीशन में कौन सा करवाना चाहिए, कानून के मुताबिक जो है वो कौन सा करवाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको साथियों बता दूं कि दान पत्र और रजिस्ट्री ये इनसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि ये अंतरण का जरिया हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दान पत्र या रजिस्ट्री करवाते तो इनसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन साथियों वसीयत से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। वसीयत एक ट्रांसफर नहीं है, ठीक है ना। तो इससे आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से दान लिया, हमने आपको दान किया, तो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो चुकी है। जैसे मान लीजिए हमने आपको रजिस्ट्री की तो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन हमने आपको वसीयत की तो वसीयत से प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर नहीं हुई है। वसीयत जो है वो उत्तराधिकार जो है उत्तराधिकार के रूप में मिलती है, ना कि ट्रांसफर होता है। जब वसीयत करने वाला व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तब आप मालिक बनते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किन कंडीशन में कौन सा इंस्टॉलमेंट आपको करवाना चाहिए और जो कि सबसे मजबूत रहेगा, जो कि कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। एक चीज साथियों मैं और कहूंगा, यदि आप बेहतर लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं बेहतर, तो कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप डिस्कस, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवाना, वो भी आप करवा सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। अब साथियों लोग कंफ्यूजन तब ज्यादा होते हैं जब उनके घर में कोई उनके परिवार का सदस्य या नातेदार उनको वसीयत कर रहा होता है कि वसीयत कहीं कैंसिल ना हो जाए। दान पत्र कर रहा होता है तब वो कहते हैं कहीं दान पत्र ना कैंसिल हो जाए। रजिस्ट्री जब करवाते हैं तो रजिस्ट्री के भी डाउट्स होते हैं कि रजिस्ट्री ना कैंसिल हो जाए, और हो भी जाएगी, क्यों वो मैं आपको बता दूं। देखिए अगर मान लीजिए आपने अपने पिता से रजिस्ट्री करवाई, ठीक है, सेल डीड लिखवाई, यानी कि सेल डीड लिखवा ली जमीन की। अब सेल डीड में आपने दिखाया, सेल डीड यानी कि क्या है, सेल डीड क्या है, सेल डीड है प्रतिफल के बदले आपको जमीन का अंतर, ठीक है। अब वहां पे आपने प्रतिफल नहीं दिया, प्रतिफल यानी कि पैसा नहीं दिया, तो ये रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। और यदि मान लीजिए भविष्य में आपके पिताजी ने रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर दिया, आपके भाई ने केस कर दिया अगर, तो ये रजिस्ट्री का कारण बन सकता है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा आपने पैसा दिया नहीं, ठीक है। तो ये रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उचित समय पर कौन सा आपको कब क्या करवाना चाहिए, ठीक है। वसीयत जो होता है, कई लोगों को डाउट होता है कि सर वसीयत सबसे वो होता है, वसीयत कभी भी कैंसिल हो सकता है। ऐसा नहीं है साथियों। वसीयत को जो है हिंदू उत्तराधिकार धारा 30 में इसका बकायदा प्रोविजन किया गया है, वसीयत यानी कि इच्छा पत्र, ठीक है। लेकिन यदि आपका एक अच्छा एडवोकेट है, उसने अगर वसीयत नियमानुसार की गई, अब कई नियम होते हैं, नियम 107 का प्रावधान करने होते हैं और कई ऐसी टर्म एंड कंडीशन है जो कि उसे पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सही ने किए तो वसीयत कभी कैंसिल नहीं होगी और आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए वसीयत करवाने जा रहे हैं तो आप कंसल्टेंट या मान लीजिए वसीयत का प्रूफ फार्मा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप लास्ट वाली वसीयत कराते हैं, ठीक है। लास्ट वाली वसीयत ही मान्य होती है, शुरू वाली वसीयत नहीं मान्य होती है, ठीक है। जो भी शुरुआत वाली वसीयत है वो नहीं, लास्ट वाली मान्य होती है। दूसरी बात, वसीयत के टाइम पे अगर मान लीजिए कई ऐसे कारण होते हैं, मान लीजिए आपके भाई के नाम नहीं की, तो उसे क्यों छोड़ा गया है, क्यों बेदखल किया गया, उसका कारण मेंशन होना चाहिए। और 107 के प्रावधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो वसीयत मान्य होगी। अब एडवोकेट क्या करते हैं, एडवोकेट को तहसील के एडवोकेट की इतनी जानकारी होती नहीं है, उन्होंने लिया, टाइपिस्ट टाइप कराया, आपसे पैसा लिया, रजिस्ट्री करवा दिया, तभी वसीयत कैंसिल होती है। वसीयत अच्छी वसीयत कैंसिल नहीं होती साधारणतः, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, मान लीजिए आप नहीं करवाना चाहते वसीयत, तो एक चीज और है, वो है दान पत्र। अब आप कहेंगे सर दान पत्र कैंसिल हो सकता है, दान पत्र नहीं कैंसिल होगा, क्यों नहीं होगा वो आप जान लीजिए। दान पत्र एक ट्रांसफर का जरिया है, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि दान पत्र जैसे मान लीजिए हमने आपको किया तो हमारी सारी प्रॉपर्टी आपको दान कर दी, ठीक है, सशर्त दान ना हो, कंडीशनल ना हो, ठीक है। हमने आपको एयरपोर्ट स्वामित्व दे दिया
तो वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो गई। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ये कैंसिल हो जाए, कैसे भी कैंसिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मान लीजिए कोई कैंसिलेशन के लिए केस करता है, मान लीजिए हमारा पुत्र या मान लीजिए हमारा भाई, कोई भी, या मान लीजिए कोई कैंसिलेशन के लिए केस करता है, ठीक है। तो अगर आपके दान पत्र क्या है भाई, 30 दिन के बाद आप म्यूटेशन करवा सकते हैं, दाखिल खारिज करवा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज, ठीक है ना, वसीयत से भी म्यूटेशन करवा सकते हैं। दूसरी चीज साथियों कि दान पत्र जैसे मान लीजिए किसी ने चैलेंज कर दिया आपके भाई ने, तो मैं जीवित हूं ना, मैं बयान दूंगा कि भाई ये जो है दान पत्र मैंने स्वेच्छा से करवाया, बिल्कुल स्वतंत्र सहमति से कराया, बिना किसी दबाव के करवाया, मैं अभी जीवित हूं, मैं बयान दे दूंगा, तो दान पत्र कैंसिल होगा नहीं, ठीक है ना। और लिमिट जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट की 3 ईयर्स होती है, तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक गलत डिसीजन ले लेते हो, गलत डिसीजन क्या साथियों, अगर आपके पिताजी जो है वो आपको प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, आपने सोचा वसीयत से नहीं करवाएंगे, वसीयत से भी करवा सकते कुछ कंडीशन में, ठीक है। आपने सोचा दान पत्र भी नहीं करा सकते, आपने सोचा कि हम रजिस्ट्री करवाएंगे, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उस रजिस्ट्री से वो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी 100% कुछ कंडीशन में। कैसे हो जाएगी वो मैं आपको बता दूं साथियों। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको प्रॉपर्टी जो है वो बिना पैसों के मान लीजिए स्वेच्छा से दे रहे हैं, तो इच्छा पत्र कराना चाहिए, दान पत्र कराना चाहिए। लेकिन आपने दिखाया रजिस्ट्री, रजिस्ट्री यानी कि प्रतिफल आपने दिया है, आपने दिखाया कि हाँ मैंने 10 लाख रुपए दिए। अब 10 लाख रुपए दिए, वो आपने दिए नहीं उन्हें, तो भविष्य में उनका दूसरा कोई आपका भाई वो केस ला सकता है, ठीक है। और पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति के लिए लिमिट शायद 12 साल होती है, तो वो केस ला सकता है कि उन्होंने मेरे पिताजी को कोई पैसा नहीं दिया था, फर्जी रजिस्ट्री करवाई, और पैसा आप प्रूफ नहीं करवाओगे तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। लेकिन दान पत्र में ऐसा नहीं है, ठीक है। दान पत्र वसीयत भी करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री अगर करवाना है तो कुछ कंडीशन में करवा सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है अलग से भाई, और कुछ ऐसे ही मान लीजिए मैं जुगाड़ बता दूं जिससे मान लीजिए करवा सकते, ट्रांजेक्शन दिखा सकते भाई, बच जाओगे, ठीक है ना। अब सीधा कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। और एक बात और मैं फिर कहूंगा, अगर मान लीजिए आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या किसी भी मैटर पर डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके मैटर में करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कमेंट्स में मांगते हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है ना। कंक्लूजन निकल के ये आता है कि दान पत्र रजिस्ट्री वसीयत में कौन सा मजबूत है? सब मजबूत है, सब मजबूत है, उतना ही मजबूत है जितना रजिस्ट्री, दान पत्र, वसीयत है, ठीक है ना। लेकिन सही समय पर कौन सा करवाना चाहिए, क्या वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, नियमों का पालन किया गया है, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तीनों ही मजबूत होते और तीनों ही रजिस्ट्री मजबूत होते।